हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर को कंटिन्यू लगा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं एनर्जी प्रोड्यूस इन मसल सेल। मसल सेल के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसके स्टेप्स कितने होते हैं, कब कौन सा रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर जिससे एनर्जी फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हमारी सेल्स के अंदर 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें विदाउट ऑक्सीजन के यूज के एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों ही जो रेस्पिरेशन है या फिर दोनों ही टाइप है एनर्जी फॉर्मेशन के, दोनों ही हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मली हमारी सेल के अंदर दोनों चलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना उसे चाहिए हर एक सेल को, तो इस सिचुएशन में आपकी मसल सेल इसके अंदर ये कैसी पावर होती है कि अनवांटेड सिचुएशन में ये क्या करे, खुद को सरवाइव कर सके। कैसे? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करके। सो आई होप आपने पिछला लेक्चर लगाया है तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आज स्केलेटल सिस्टम की कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम में जो मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, इसकी बात तो हम कर चुके हैं कि जो स्केलेटल से अटैच होती है वो स्केलेटल मसल होती है। लेकिन जो स्केलेटल पूरा सिस्टम होता है वो होता क्या है, करता क्या है, ये बात आज हम जानेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। चलिए आइए। सो पिछले लेक्चर में जो बात कर चुके हैं हम उसे फिर से रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर लगाए हैं। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। आपको कुछ बातें एक टर्म में आपको याद रखनी जो एनसीईआरटी में दी हुई है। क्या कि जब नॉर्मली आप देखते हैं अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर हाथ उठा रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ, वापस से रिलैक्स भी कर सकती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आपने देखा हो जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसके साथ ये सिचुएशन होती है कि अगर उसको आपने एक सिचुएशन में काफी टाइम तक बिठा दिया, जैसे कोई बंदा है वो उसकी डेथ हो गई है और उसके हाथ ऐसे रखे हैं अपने उसके ही ऊपर, और आपने काफी टाइम तक उसके हाथों को मूवमेंट नहीं कराया, सीधे नहीं करवाए हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो उसके हाथ हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर आप उसको सीधा करेंगे तो क्या होगा, वो इतना हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि वो सीधा होने में बहुत दिक्कत करेगा, वो सीधा नहीं होगा। तो इस टर्म को एनसीईआरटी में क्या चीज दिया है हम ये बात करेंगे। रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या होता है? ये हार्डनेस है मसल्स की आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो आपकी मसल्स हैं एंड आपकी बोन्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। अब हार्ड क्यों हो जाती हैं? अब जैसे कि आपको पता है आप बैठे हैं, मतलब कोई भी इंसान जिसकी डेथ हो गई वो बैठा है, इस चेयर पर बैठा है, बैठा रह गया, तो इसको सीधा करने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने देखा है जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स के अंदर यहाँ पर ये क्या है, मायोफाइबर, एंड मायोफाइबर के अंदर ऐसे मायोफाइबर्स होते हैं। इन मायोफाइबर्स के अंदर क्या थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे बाइंड करके रखते हैं। अब जब ये बाइंड करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, पकड़ के रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन होता है। अब पकड़ने में भी उसे एनर्जी की जरूरत है और छोड़ के आगे पकड़ने के लिए भी उसे एनर्जी की जरूरत है। मतलब एक बार उसने पकड़ा, फिर जब वो एनर्जी का यूज करेगा तो उसको छोड़ के फिर आगे पकड़ के खींच लेगा। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो एटीपी फॉर्मेशन रुक जाता है, एनर्जी फॉर्मेशन रुक जाता है। एनर्जी फॉर्मेशन रुक जाने के कारण जो मसल है फिलामेंट से एक दूसरे को बाइंड कर लेते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि छोड़ने के लिए भी उसे एनर्जी चाहिए, वो पकड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एक बार जो उसने पकड़ के रख लिया है वो पकड़ा रह जाएगा। इसलिए अगर आपके हाथ या पैर जिस सिचुएशन में होंगे डेथ के बाद वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे अगर उसे जल्दी से जल्दी मूवमेंट ना कराया जाए तो। क्लियर है? तो रिगर मोर्टिस का क्या मतलब होता है? ये क्या है, शिफ्टिंग, मतलब एक बोल सकते हैं हार्डनेस है, मसल्स हार्ड हो जाती हैं या हमारी बोन्स हार्ड हो जाती हैं डेथ के बाद। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना है। अगर मैं इसे लिखवाऊं तो stiffness of muscles after डेथ। डेथ के बाद मसल्स का स्टिफनेस मतलब हार्डनेस होना, अकड़न आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। क्लियर है?
चलिए, ये एक टर्म थी जो आपको याद रखनी है, थोड़ा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि सिर्फ हमें इसको ये टर्म दिया है, इसका मतलब क्या होता है ये जानना है। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। हेडिंग डाल देते हैं पहले हम, स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल मसल की आपने बात की कि स्केलेटल मसल ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं, बाइंड होती हैं, और जब जब हमारा स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट करता है स्केलेटल मसल भी मूवमेंट करती है ना। मतलब हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्केलेटल मसल को मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी बोन्स को स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे डांस करना है तो मेरा स्केलेटल सिस्टम भी मूव करेगा ना, और स्केलेटल सिस्टम मूव करेगा तो स्केलेटल मसल मूव करेगी। तो स्केलेटल मसल्स की हम बात कर चुके हैं, लेकिन स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? तो देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब मेनली क्या करता है स्केलेटल सिस्टम? बॉडी को या लिविंग थिंग्स को या ह्यूमन को या किसी को भी सपोर्ट करता है ना, खड़े होने में, बैठने में। अभी जैसे मैं खड़ी हो पा रही हूँ तो कैसे खड़ी हो पा रही हूँ? जो मेरा स्केलेटल सिस्टम है वो मेरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो मैं ऐसे खड़ी नहीं पाऊंगी, मैं तो जैसे जेली होती है ना वैसे फैल जाऊंगी चारों तरफ। तो मेरे इंटरनल सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसका मेन फंक्शन समझ में आया कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। अब जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे अंदर, मतलब हमारे नहीं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सटर्नल। इंटरनल की बात तो समझ में आ गई, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, मेरे ऑर्गेन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो एक मसल्स के ऊपर या स्केलेटल मसल सेल के ऊपर बाइंड है। मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है, एग्जांपल के लिए ये कोई बंदा है चिंटू, ये इसके हाथ हो गए, ये इसकी पूरी बॉडी हो गई, तो उसका स्केलेटल सिस्टम कुछ इस टाइप से यहाँ पर है, मतलब बोन्स का पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर, ये स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर है। और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ये क्या है, मसल्स टिश्यू है। तो इंटरनल साइड में स्केलेटल सिस्टम है और एक्सटर्नल ऊपर साइड में क्या है, कवरिंग है मसल्स की या सेल की। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को या इस टाइप के स्केलेटल सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम। तो मेनली हमें ज्यादातर इस इंटरनल स्केलेटल सिस्टम ही देखने को मिलता है सबके अंदर। सारे एनिमल्स जैसे कि काऊ हुआ, डॉग हुआ, इंसान हुए, ये सारी चीजों के अंदर मुझे इंटरनल स्केलेटल सिस्टम दिखाई देगा। अब ये एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है जिसका स्केलेटल सिस्टम बाहर साइड हो। किसके अंदर होता है? कॉकरोच का आपने कभी देखा है? तो कॉकरोच का स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर ऐसे होता है। स्केलेटल सिस्टम है क्या? हार्डनेस, हार्ड है, मतलब हार्ड वाला हार्ड नहीं, एकदम कड़क पार्ट है, मतलब काइटिन का बना होता है, जो कि ये कॉकरोच है तो इसके ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसी कवरिंग होती है जो कि कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। और दूसरी बात, ये डेड होती है। कैसी होती है? डेड। इसका मतलब ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग कैसा? जो इसका स्केलेटल सिस्टम होगा आउटर साइड अगर एक्सटर्नल होगा। दूसरी बात, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की लिविंग सेल नहीं पाई जाएगी, ये डेड सेल का बना होता है। ठीक है, और जबकि इंटरनल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसके ऊपर लिविंग सेल्स पाई जाती है। मसल सेल्स देखिए, स्केलेटल मसल के ऊपर स्केलेटल मसल सेल जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बाइंड होती है वो एक लिविंग मसल सेल है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्केलेटल सिस्टम की, हम क्या लिख सकते हैं? It is a group of structure or
ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बोन स्ट्रक्चर। क्या ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, बोन्स का बना हुआ ग्रुप या ग्रुप ऑफ बोन, जो कि कैसा है, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स का, जो कि करता क्या है, हमारी बॉडी को मेनली क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ना। इसका फंक्शन क्या है, क्या बात की, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन और स्ट्रक्चर एंड लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स। इट इज सपोर्ट अवर बॉडी। क्लियर, ये समझ में आया। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स का होता है। ये ग्रुप है, कैसा स्ट्रक्चर है, बोन्स की ग्रुप का स्ट्रक्चर है एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स का बनाता है। एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। टू टाइप्स ऑफ skeleton in living wings, like external and internal। क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरनल तो होता है और बॉडी को सपोर्ट करता है। तो आपको ये चीज समझ में आई, जो स्केलेटल सिस्टम है क्या है, ग्रुप ऑफ बोन या ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, कैसा, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है। क्लियर है। अब लिविंग की बात करें तो लिविंग सेल्स का बना हुआ स्केलेटल सिस्टम, जो कि कैसा होता है, इंटरनल, वो किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो मतलब हाई क्लास के एनिमल्स तो नहीं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाई क्लास लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर इंटरनल एंड लिविंग सेल से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। जबकि नॉर्मली बहुत सारे एनिमल्स में हमें कैसा एक्सटर्नल एंड नॉन लिविंग स्केलेटल सिस्टम दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब ये बात हम करने वाले पूरी स्केलेटल सिस्टम की बोन से अटैच, मतलब हम इसमें बोन का स्ट्रक्चर जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हम इनकी फंक्शन समझना है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, बेसिकली बोन्स के बने हुए ग्रुप, मतलब बोन्स का बना हुआ पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें हैंड, लेग, सारी चीजें आती हैं, उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो मेनली हमें बोन का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें आगे चल के स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करते हैं अभी, फिर देन नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। बोन, अगर आप सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं तो वैसे आपने बोन का स्ट्रक्चर देखा होगा, लेकिन क्योंकि हमें ये पूरी बात इस पे बोन पे करनी है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। ये बन गई हमारी बोन। क्लियर। अब बोन का ये जो पार्ट होता है पतला वाला, बीच में जो मिडिल में होता है, यहां से यहां तक नॉर्मली ये पतला दिखाई दे रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। एंड ये जो पार्ट होता है यहाँ पर इसका, इसे हम बोलते हैं एपीफाइसिस। इतनी बात समझ में आई आपको। बोन बेसिकली इस टाइप से दिखाई देती है। बोन का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, पतला सा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं डायफाइसिस। एंड कॉर्नर वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं एपीफाइसिस। एंड ये मिडिल में ये पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, मेटाफाइसिस।
एपिफाइसिस। क्लियर है, ये बात समझ में आई अभी? क्या बात की, बोन को जिस टाइप से दिखाई देगी, मिडिल वाले पार्ट को हम बोलते हैं डायाफाइसिस, बीच वाले पार्ट को मेटाफाइसिस एंड लास्ट वाले पार्ट को एपिफाइसिस। अब ये जो बोन है, जो इसका डायाफाइसिस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे से होल लाइक स्ट्रक्चर होता है बांसुरी जैसा, जो इस बांसुरी तो नहीं बोल सकते लेकिन मतलब खोखला स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल शेप में, इस टाइप से कैविटी होती है यहाँ पर। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, इस कैविटी के अंदर क्या होता है ये बात अभी करते हैं, इससे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर, पूरे पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स में सबसे पहले हमने डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस देखा। बीच वाले ये जो डायाफाइसिस के अंदर ये कैविटी आएगी एंड यहाँ पे सेल्स आएंगी कुछ। अब वो सेल्स क्या है वही बात करते हैं। देखिए बेसिकली हम क्या समझते हैं, जो हमारी बोन है किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से। ये बात सही है, जो हमारी बोन है सारी पूरी बोन किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से। हम लिख सकते हैं कैल्शियम से बोन फॉर्म होती है। लेकिन अब बोन हम बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। देखिए बोन जो होती है कैसी होती है? लिविंग। नॉर्मली बोन में कैल्शियम होता है, लेकिन बोन के अंदर हमारी ब्लड सेल्स या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। तो बोन को हम लिविंग के अंदर रखते हैं, इसलिए हम बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि नई चीज हम जानेंगे। नॉर्मली हम बोन को क्या समझते हैं कि नॉन लिविंग है, उसके अंदर सिर्फ कैल्शियम पड़ा हुआ है। कैल्शियम बात सही पड़ा है, लेकिन मेजरली कैल्शियम है, लेकिन उसके अंदर क्या सेल्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है, जो कैल्शियम मतलब सेल्स यहाँ पे जो भरा हुआ है टिश्यू, जिसे हम कैल्शियम कह रहे हैं, मतलब कैल्शियम का बना हुआ है ये। मेनली यहाँ पे इस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोन के सेल्स हैं। तो बोन सेल कहेंगे मतलब बोन, लेकिन बोन के लिए यूज करते हैं हम क्या? ऑस्टियोसाइट, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल सही। बोन, जहाँ बोन से रिलेटेड कोई बात होगी तो वहां पे ऑस्टियो आता है, और साइट मतलब सेल होता है। अब बोन के अंदर जो सेल है हम क्या उसे बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। क्लियर है? ऑस्टियोसाइट कैल्शियम से बोन फॉर्म होती है। अब ये जो रीजन है इसका, ये होता है पोरस। पोरस मतलब इसके अंदर पोर्स होते हैं कुछ इस टाइप से, मतलब कैल्शियम तो है, भरा पड़ा है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम के बीच बीच में यहाँ पे इस टाइप से पोर्स हैं, और इन पोर्स में पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस भरा होता है रेड कलर का। वो क्या होता है? अच्छा एक बात समझिए, अब क्योंकि इसमें पोर्स है तो हम इसे क्या बोलते हैं? पोरस बोन मैरो। पोरस बोन मैरो। और इसके अंदर जो ये सब्सटेंस भरा है इसे हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। क्लियर है? और ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो मतलब क्या करता है? देखिए, अच्छा इस कैविटी को पहले लिख लो, इसे हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। इस कैविटी के अंदर क्या भरा होता है? येलो बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो है क्या? तो देखिए पहले हमने क्या बात की, हम ये देख लेते हैं, फिर इसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पतला वाला रीजन है, ये होता है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस के अंदर ये पतली सी कैविटी होती है, यहाँ पे होल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर येलो सब्सटेंस बनाता है, येलोइश, उसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। क्लियर? इस साइड जब हम आते हैं तो इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। इस रीजन को एपिफाइसिस के अंदर जो टिश्यू मतलब कैल्शियम भरा है उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, मतलब इस साइड बोन्स के इस साइड वाले रीजन में क्या होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स के होने के कारण हम इसे क्या होते हैं? पोरस बोन मैरो। अब ये पोर्स है तो पोर्स के अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है, रेड कलर का होता है, जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं। ये सब्सटेंस क्या करता है? ये इसका मेनली फंक्शन होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। मतलब ये जो रेड बोन मैरो है किससे रिलेटेड है? ब्लड सेल से। क्लियर है? तो ब्लड सेल मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से। तो येलो बोन मैरो क्या करता है? ये भी सेल्स बनाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। जो येलो बोन मैरो होता है इसका सेल ब्लड सेल से कोई भी संबंध नहीं होता है। ये एडिपोज सेल को क्या करता है? मतलब स्टोर, मतलब मेनली एडिपोज मतलब फैटी सेल को स्टोर करके रखता है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई कि हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। सो आई होप आपको
स्ट्रक्चर ऑफ बोन समझ में आया है, बोन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज देखी, ये जो पतला वाला रीजन जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं, देन उसके बाद होता है मेटाफाइसिस एंड लास्ट में एपिफाइसिस। एपिफाइसिस वाले रीजन में पोर्स होते हैं, इसलिए हम इसे पोरस बोन मैरो कहते हैं। इस पोर्स के अंदर क्या सब्सटेंस भरा होता है रेड कलर का, जिसके कारण हम इसे रेड बोन मैरो भी कहते हैं। रेड बोन मैरो का मेनली फंक्शन क्या है, ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये किससे रिलेटेड होगी, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन करती है, इसलिए ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। तो रेड बोन मैरो का क्या काम है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। अब ये जो कैविटी है इसके बीच में, जिसे हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, इसके अंदर एक येलोइश सब्सटेंस भरा होता है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये एडिपोज मतलब फैटी सेल्स को स्टोर करके रखती है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन समझ में आया है और आज का लेक्चर भी आपको इजीली समझ में आया है। सो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।